वेलकम बैक टू माय चैनल द शैंडिलियर्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इज़ इट वर्थ मूविंग टू कनाडा इन 2024। और आज मैं बताऊंगी प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रोज होगा क्लीनलीनेस। ऑफ कोर्स इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको कई बार आप सफाई उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो पब्लिक प्लेसेस जो है वो आपको ज़्यादा क्लीन मिलती है। और उसका सबसे बड़ा कारण लोग खुद होते हैं, क्योंकि हम जो है वो अपनी कंट्री को साफ़ रख सकते हैं और हम चाहें तो उसे गंदा रख सकते हैं। तो इंडिया में बहुत बड़ा तबका भी ऐसा है जो इन चीज़ों को अभी नहीं समझता है। बट आई थिंक जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिया में भी क्लीनलीनेस होगी। बट आज की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको कनाडा ज़्यादा क्लीन मिलेगा। दूसरा प्रॉस होगा एयर पोल्यूशन। इंडिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप AQI इंडेक्स उठा करके देखें तो, और वैसे भी अगर आप यूजुअली अगर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली का अगर आप एयर पोल्यूशन उठा करके देखोगे तो ख़ास तौर पे विंटर्स में तो वहाँ पे AQI शायद हज़ार्डस होता है। यहाँ पे रिलेटिवली एयर पोल्यूशन बहुत कम है। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, बट मेरे ख्याल से एयर पोल्यूशन कैन बी द सेकेंड रीज़न कि आप अगर वहाँ से इंडिया से कनाडा मूव होना चाहो तो दैट कैन बी द सेकेंड रीज़न। थर्ड पोज मैं बोलूँगी ईजी मोबिलिटी टू US। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न बन जाते हो, आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप चाहो तो TN वीज़ा लेकर के US मूव हो सकते हो और वहाँ पे इनफैक्ट जॉब भी कर सकते हो। अगर आप इंडियन पासपोर्ट पे US मूव होते हो तो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है, H1B अप्लाई करना पड़ता है, L1 वीज़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे आके सिटीज़न बन जाते हो तो ईजी मोबिलिटी टू US है। नेक्स्ट प्रोज में जो कहूँगी वो होगा वीज़ा फ्री एंट्री एट अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। अगर आप यूरोप जाना चाहते हो, साउथ अमेरिका की कोई कंट्री जाना चाहते हो, या आप मेक्सिको जाना चाहते हो, जैसे अभी हम रिसेंटली मेक्सिको गए थे तो हमें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे हमारी एंट्री वीज़ा फ्री हो गई थी बिकॉज़ हम कैनेडियन रेजिडेंट हैं इसलिए। और शायद UK में भी आप अप टू 6 मंथ्स रुक सकते हो। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप चाहो तो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर गेटिंग कैनेडियन पासपोर्ट, PR पे नहीं। नेक्स्ट प्रोज मैं कहूँगी करप्शन जो है वो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को फील नहीं होता है। जैसे इंडिया में क्या है कि अगर आपको कुछ भी, हालांकि अब कहते हैं कि बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, बट फिर भी अभी मैं सुनती हूँ कि अगर आपको नॉर्मली एक लाइसेंस भी बनवाना है तो RTO ऑफिस में आपको एजेंट्स के थ्रू बनवाना पड़ता है। वहाँ पे आप पैसे दे दो और आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। या बहुत सारी जगहों में आपको पासपोर्ट बनवाना है। अभी मैंने जब अपने पेरेंट्स का बनवाया था तो उनको पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं कि जो उनका काम है उसके लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं कि आप हमारे घर पे वेरिफिकेशन करने आए हो, तो उसके लिए आपको घूस देनी पड़ती है। तो ये हमें यहाँ फील नहीं होता है। हो सकता है बड़े लेवल पे करप्शन होता हो जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं है, बट हमें एटलीस्ट कोई भी काम कराने के लिए किसी एजेंट को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें अभी तक की ऐसा हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है जिसमें हमें किसी को पैसे दे करके कोई भी काम कराना पड़ा हो। तो ये थे 5 प्रोज वाई यू शुड मूव टू कनाडा। अब मैं बात करूँगी 5 कॉन्स वाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा इन 2024। 3, 2, 1. तो सबसे बड़ा रीज़न वाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा विल बी ब्रोकन मेडिकल सिस्टम। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो जा कर के देख सकते हैं। और मैंने अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, वो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। बट मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको यहाँ मूव नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आपको प्राइवेट फैसिलिटीज़ की आदत होती है, आपको डोर स्टेप पे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इमरजेंसी में अगर किसी का हाथ टूट जाए या कोई और इमरजेंसी हो जाए तो उसमें वेटिंग 8-8 10-10 घंटे की वेटिंग है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो आई डोंट नो कितने मंथ्स की वेटिंग के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट रीज़न मेरे हिसाब से होगा मेडिकल सिस्टम। दूसरा कारण होगा मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन, महंगाई सिंस 2022। 2020 में कोविड और फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर के बाद से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये मैं कोई लैविश लाइफस्टाइल
की वजह से नहीं कह रही हूँ मैं, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, रोज़ाना की जो ज़रूरतें होती हैं, उसमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि पहले यहाँ नहीं होती थी। पहले इन्फ्लेशन यहाँ कम होता था, चीज़ों के दाम इतनी जल्दी नहीं बढ़ते थे, बट थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। अब मतलब स्पेशली अगर मैं ग्रोसरीज की बात करूँ तो दुगनों से भी ज़्यादा दाम हो चुके हैं अब यहाँ पे। रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप ओंटारियो की बात करो तो आपको मतलब टोरंटो में शायद 2800 से 3000 तक रेंट पड़ता है एक शायद 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का, 1.5 2 बेडरूम भी नहीं होता है वो, एक तो den होता है और एक बेडरूम होता है। और हम जहाँ रहते हैं मॉन्ट्रियल में, आज की डेट में अगर हम एक 2 बेडरूम मकान देखने जाएं तो किसी भी की भी कीमत $2000 से कम नहीं है। हम जब यहाँ आए थे 2019 में तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 800 से 900 में मिल जाता है, जो आज की डेट में $1500 का हो चुका है। तो लगभग आपका 75% से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ चुकी है। ग्रोसरीज़ में इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है, बट ग्रोसरीज़ के भी जो दाम है वो दुगने से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो आटे का पैकेट आपका अगर कभी $14 का आता था, $13 का आता था, तो आज की डेट में वो $25-26 का आ रहा है। जो सब्जियां पहले लेट्स सपोज $5 की मिलती थी तो आज की डेट में $10 की, $11 की मिल रही है। तो उसमें मतलब आपका इन्फ्लेशन विल बी द सेकेंड रीज़न कि वाई यू शुड नॉट मूव टू कैनेडा, बिकॉज इवेंचुअली आप कुछ तो पैसा सेव करना चाहते हो, बट आज की डेट में इन्फ्लेशन के हिसाब से यहाँ पे सर्वाइवल भी, अगर आपकी इनकम जो कि एवरेज इनकम मान के मैं चल रही हूँ $5000 होगी, कईयों की उतनी भी नहीं है, बट अगर आप $5000 भी मानो तो आपका सर्वाइव ही कर पाओगे आप इसमें, फैमिली ऑफ 2 में आप सेव कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो द सेकेंड रीज़न विल बी इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। थर्ड रीज़न मेरे हिसाब से होगा हाउसिंग क्राइसिस। जब आप किसी नई कंट्री में मूव होते हो और आप वहाँ पे लाइफ लॉन्ग रहने का प्लान बनाते हो तो आप चाहते हो कि एक हमारा घर भी हो जाए और गाड़ी हो जाए। तो घर का यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस अभी अपने पीक पे है। यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट अभी पीक पे है। 6%, 6.5% तक लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और मकानों के दाम जो हैं, स्पेशली आपके ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, वैसे तो हर जगह बढ़े हुए हैं, बट इन जगहों में तो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं। मतलब 1 मिलियन इज़ नथिंग। 10 लाख डॉलर जो है वो कुछ भी नहीं है एक मकान के लिए, और 10 लाख डॉलर के लिए कई लोग उसकी मॉर्गेज के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे उनकी इनकम के हिसाब से। मतलब आप कितना डाउन पेमेंट करोगे? तो इसके हिसाब से मतलब हाउसिंग क्राइसिस अपने पीक पे है। जिस रीजन में, जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, क्यूबेक, यहाँ पे भी बहुत बढ़ चुके हैं। आपको एक सेमी डिटैच्ड होम भी शायद आपको 7 से 8 लाख डॉलर्स में मिलेगा। और अगेन लाइक आई सेड कि मॉर्गेज रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। तो थर्ड रीज़न मेरा होगा हाउसिंग क्राइसिस। फोर्थ रीज़न होगा मेरा वीक इकोनॉमी। अगर यहाँ पे आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मतलब उतना रिटर्न नहीं है, और जॉब्स भी जो है वो ज़्यादातर यूएस डिपेंडेंट है। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो ज़्यादातर हैं वो सब यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मतलब कनाडा का अपना उतना कुछ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है जो लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिले। तो मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा कारण होगा। पहले कुछ था भी, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस की वजह से अल्बर्टा साइड में, बट अब मैं सुन रही हूँ कि वो भी बंद किया जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसकी वजह से वो उधर से वो रिफाइनरीज या वो सेटअप भी बंद किया जा रहा है। और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस या एआई या जितना भी आईटी का जितना भी की जो जॉब्स हैं वो सब यूएस की वजह से हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग यूएस। तो उसका कनाडा का अपना कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि चौथा बहुत बड़ा रीज़न होगा वीक इकोनॉमी। और मेरा फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न होगा, बट नॉट द लीस्ट, वेदर।
यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्पेशली फ्रॉम जैन फेब दिसंबर लास्ट से लेकर के मार्च फर्स्ट वीक या मिड तक ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जब मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा तो मतलब वो -20 तक भी चला जाता है। और जब मैं कह रही हूँ -20 तो उस ठंड में आपका घर से बाहर पैर रखना 2 मिनट के लिए आप ऐसे वेदर में खड़े नहीं रह सकते हो। तो अभी तो मुझे लगता है कि यंग एज में आपको काम करने जाना है तो आप जैसे तैसे कवर अप होकर के चले जाते हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये वेदर रहने लायक नहीं है। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मुझे लगता है इस वेदर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। इनफैक्ट मुझे लगता है समर जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, आपकी जून से शुरू होती है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने जो है वो अच्छी समर रहती है। सितंबर से फिर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, फॉल आ जाता है तो मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो वेदर विल बी माय लास्ट रीज़न कि व्हाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा। इसके आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए और यहाँ की जो अभी कंडीशंस हैं कनाडा की उसको सबके सामने रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ट्रैवल से रिलेटेड भी वीडियोस डालते रहते हैं, कनाडा से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है तो वो भी डालते रहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।